अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। दरियाए सिंध सिर्फ एक आबी गुजरगाह नहीं बल्कि पाकिस्तान की बका, तहजीब और मईशत की बुनियाद है। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब में वाज़ेह किया कि ये कोई माहौलियाती मसला नहीं बल्कि इंसाफ का मामला है। पाकिस्तान में बड़ी आबादी का जरिया माश ज़राअत से जुड़ा है और पानी को कंट्रोल करके हथियार बनाना असल खतरा है। उन्होंने कहा यह मुआहिदा 3 जंगों के दौरान भी बरकरार रहा, जो इसकी मजबूती का मुंह बोलता सबूत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इस मुआहिदे को 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी की शाहरग करार दिया। उन्होंने कहा दरियाए सिंध पाकिस्तान की तारीख और तहजीब का हिस्सा है। भारत दरियाए चनाब के बलाई हिस्सों में कम अज कम 4 बड़े पन बिजली मंसूबों पकलदर, गिरू, कुआर और रतल नीस सावलकोट के बड़े मंसूबे पर तेजी से काम को जारी रखे हुए है। उधर भारतीय वजीर बराए आबी वसाइल CR पाटिल का ये बयान कि आने वाले बरसों में पाकिस्तान को पानी का एक कतरा भी नहीं जाएगा, दरअसल भारतीय हुकूमत की सरकारी पॉलिसी की अक्कासी करता है, क्योंकि ना भारतीय वजारत खारजा और ना ही भारतीय वजीर आजम के दफ्तर ने इसकी तरदीद की। आलमी सालसी अदालत पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि कोई मुल्क एकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता और भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानियों पर ज़खायर तामीर नहीं कर सकता। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक जब कोई आबी तनसीब फौजी मकसद के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल की जाए तो वो अपना कानूनी तहफ़्फ़ुज़ खो देती है और भारत के अपने बयानात इसे इसी ज़ुमरे में ले आते हैं। इस सूरत हाल में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि चीन तिब्बत में दरियाए यालिंग सांगपो पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर तामीर कर रहा है। ये दरिया भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से दाखिल होकर अरुणाचल प्रदेश और आसाम की मईशत और ज़राअत की रीढ़ की हड्डी है। भारत को खदशा यह है कि चीन खुश्क मौसम में पानी रोककर या बरसात में अचानक छोड़कर भारतीय इलाकों को नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ भारत खुद उसी पोजीशन पर है जहां वो कई दहाइयों से पाकिस्तान को समझता रहा है, जबकि भारत और चीन के दरमियान कोई पाबंद आबी मुआहिदा भी मौजूद नहीं। पाकिस्तान भारत की तरफ से पानी का रुख मोड़ने या इसमें मुदाखलत को बार बार जंगी इक़दाम करार दे चुका है, मगर इस नुक्ते की ज्यादा वजाहत नहीं की जाती, जिससे एक जानिब भारत पाकिस्तान के मुमकिना रद्दअमल से मोहतात रहता है, जबकि दूसरी तरफ इसी इबहाम का फायदा उठाकर अपनी मर्जी की तशरीह करके मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करता है। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान सुर्ख लकीरें वाज़ेह कर सकता है, मगर इससे कशीदगी बढ़ने का खतरा है। सिंध तास मुआहिदे पर असर नौ मुज़ाकरात भी एक रास्ता है, लेकिन उनके लिए तकनीकी, कानूनी और सिफारती सलाहियत दरकार है और मोदी की हठधर्मी भी इस रास्ते में बड़ी रुकावट है। जबकि एक रास्ता कानूनी और सिफारती कोशिशें जारी रखना भी है, मगर उनकी रफ्तार सुस्त और आलमी दबाव महदूद दिखाई देता है। तो क्या ऐसे में पाकिस्तान सुस्त रफ्तारी से चलने वाले आलमी, कानूनी या सिफारती रास्तों पर चलना इस वक्त अफोर्ड भी कर सकता है? नहीं को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के पास हकीकी ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? इसी पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू रखेंगे। पैनल में मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, आमिर अहमद खान और हसन निसार साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए, एक कतरा भी पाकिस्तान नहीं जाएगा, भारत की धमकी। पानी पर हाथ डालने वालों का हाथ काट देंगे पाकिस्तान। क्या पानी जनूबी एशिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल मसला बन गया है? जैगम साहब, क्या इस मसले का हल पाकिस्तान के पास मौजूद है, या जो स्लो पेस पे जिस तरह चीजें रोल आउट हो रही हैं उसी तरह बढ़ेंगी? हकीकी ऑप्शंस हैं इसको रिजॉल्व की तरफ ले जाने के लिए? आज से 70 साल पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब हुसैन शहीद सुहरावर्दी ने भारत को एक पैगाम दिया था। उन्होंने कहा था अगर पाकिस्तान को इंतखाब करना पड़े कि उसने प्यास से मरना है या लड़ के मरना है, तो उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तानी लड़ के मरेंगे, प्यास से नहीं मरेंगे। ये क्या चीज़ है? ये सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है पाकिस्तान का कि इंडस वाटर्स पर अगर ये करना पड़ा, अगर भारत यहाँ पे उतरता है कि मैं प्यास से मारना चाहता है, तो उसकी बजाय पाकिस्तान लड़ के मर जाएगा। और आज ये दुनिया की एक न्यूक्लियर स्टेट का डॉक्ट्रिन है। ये खेल नया नहीं है। पाकिस्तान बनते ही भारत ने पानी को वेपनाइज करने की कोशिश की थी और ख़तरात पैदा हुए थे। उसी के नतीजे में इंडस वाटर ट्रीटी बना था और इस इंडस वाटर ट्रीटी ने कई जंगें देखी हैं, जंगों के दरमियान में महफूज रहा। 3 जंगें तो गुजर गईं और इसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि जो भारत के हुक्मरान इस अरसे में रहे उनको अकल थी, उनको पता था कि इस ट्रीटी को छेड़ना कितना ख़तरनाक है
और पानी को हथियार बनाना कितना ख़तरनाक है। लेकिन ये एक नाआक़िबत अंदेश, इंतहा पसंद, नस्ल परस्त हुकूमत है जो पानी को हथियार बनाने पर उतर आई है। एक ऐसा काम जो वो कर नहीं पाएगी। पहलगाम के बहाने, एक जेली हमले के बहाने वो पानी को हथियार बना चुकी है। पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक मुआहदा नहीं है। देखिए, आपने पूछा कि क्या तरीका मौजूद है। देयर इज़ अ ट्रीटी, एन इंटरनेशनल ट्रीटी, जिससे भारत निकल ही नहीं सकता। यकतरफा तौर पर उस ट्रीटी को छेड़ ही नहीं सकता। ज़ैगम साहब, कतरा कलामी मगर दो मुस्तकिल खिलाफ वर्जियां कर रहा है। 8 से किशन गंगा पे एतराज़ात हमने किए हैं। सूरत हाल यहाँ है कि उसने एवेंस में डाल दिया है गुज़श्ता साल से, मगर पाकिस्तान को तो रिलीफ किसी तरफ से नहीं मिल पा रहा है। भारत तो कर रहा है जो करना चाह रहा है। देखिए, भारत माहदे को एक तरफ उसने रख दिया, अबेंस में रख दिया। इस वक्त वो पानी को डाइवर्ट नहीं कर सकता। वो जो काम कर रहा है वो ये कर रहा है कि उस पानी की जो कैपेसिटी है उसको डैम करने की, क्योंकि वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बना रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहा है जो दरिया को रोक कर बिजली बनाते हैं। दुरुस्त। लेकिन क्योंकि वो दरिया को रोक रहा है, उस दरिया को रोकने की वजह से उसके पास ये कैपेसिटी आ रही है कि पाकिस्तान का जो पानी है वो उसको रोक सके और वो अचानक छोड़ सके। अगर वो कल को डाइवर्ट करता है या आज पानी को इस तरह इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान की तरफ से ये वाज़ेह पैगाम है कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। इसका मतलब ये होगा कि आपने पानी को हथियार बना दिया। ये वो काम है जिससे उसको बाज रहने की ज़रूरत है। उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इस इंदस का हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए क्या मीनिंग है। देखिए, ये पाकिस्तान की तहजीब की रूह है। दुरुस्त हो गया। ये पाकिस्तान की ज़राअत की रूह है। 80% पानी हम इस सिस्टम से हासिल करते हैं। ये हमारे लिए ज़िंदगी मौत का मसला है, ये हमारी तवानाई का मसला है, ये हमारी ग़िज़ा का मसला है। और मुआहदा कोलैप्स होने के बाद जो आपने बताया कि ये कर रहे हैं, बहुत बड़े सिक्योरिटी ख़तरात पहले ही पैदा हो चुके हैं। ठीक हो गया, क्योंकि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मौजूद है इस मुआहदे में। तो भारत को अगर कोई मसला है तो उस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कर रहा है कि इस माहदे को इंटरनेशनलाइज कर रहा है। पाकिस्तान अपने कार्ड टेबल पर रख रहा है। पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है कि ये डिस्प्यूट दुनिया को किधर ले जा सकता है। दुरुस्त है। शहजाद चौधरी साहब, गुज़िश्ता साल से पाकिस्तान मुतअद्दिद बार हर लेवल से पैगाम दे चुका कि पानी के साथ खेलना एक्ट ऑफ वॉर है। अब भारत मुस्तकिल इस मामले पर IWT को लेकर खिलाफ वर्जी कर रहा है। 2008 में अगर हम किशन गंगा पर एतराज़ात करें, 18 में उन्होंने बनाया, ऑपरेशनल कर लिया। चनाब पर 4 प्रोजेक्ट्स इस वक्त वो बनाने की कोशिश में है। गुज़िश्ता साल से उसने मुअत्तल किया हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी को। पाकिस्तान के पास भी जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो ट्राई कर रहा है, लेकिन क्या ये हमें रिजॉल्व की तरफ लेके जा रहे हैं? एक्चुअली हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं इसको सोल्यूशन की तरफ ले जाने के? अच्छा, एक तो पाकिस्तानियों के लिए ज़रूरी है, जो पढ़ सकते हैं, उर्दू में भी है, अंग्रेजी में भी है, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है। जी। मेरा ख्याल है 12 या 13 सफ़ात हैं अपेंडिसेस के साथ या नोट्स के साथ। मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी को जो कि इंटरेस्ट रखता है इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। जब तक वो इसको पढ़ के इससे मुकम्मल इसकी तफसील को समझेगा नहीं और इसकी लिमिटेशंस को नहीं जानेगा, उस वक्त तक वो पाकिस्तान का स्टांस या पाकिस्तान का जो मुतवक्के रिस्पॉन्स होगा उसको सही तरीके से, जायज़ तरीके से बयान नहीं कर पाएगा या समझ नहीं पाएगा। देखिए, इकोनॉमिक ब्लॉकेड पाकिस्तान की तरफ से, इकोनॉमिक ब्लॉकेड, इक्तिसादी, हमें इक्तिसादी तौर पे बंद कर दिया जाए, ये जब होगा पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल कर सकता है। 4 रेड लाइंस हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स की। उसमें इक्तिसादी तौर पर जब हमारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, मसदूद कर दिया जाएगा पाकिस्तान को, उस वक्त पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करेगा। पानी क्या इक्तिसादी है उसमें आता है? बिल्कुल आता है। यही सबसे बड़ा खतरा है जो कि आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान समझ नहीं पा रहा। वो समझते अपने तौर पे कि वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ को कॉल कर रहा है। उसने जब पिछले साल हमला किया तो उसने कहा कि मैं देखता हूं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ किस हद तक जायज़ है, किस हद तक सही है। और उसके बाद फिर एक 4 दिन की जंग हुई जिसके अंदर के उसको खातिर खा जवाब मिला। लेकिन इस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की लिमिट्स को टेस्ट कर रहा है। अब पाकिस्तान के पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या रास्ते हैं, ज्यादा ध्यान इस तरफ देना चाहिए। ना हमें ब्रह्मपुत्रा का इंटरेस्ट है, ना हमें किसी और चीज का इंटरेस्ट है। हमें ये इंटरेस्ट है कि क्या ये खित्ता एक न्यूक्लियर बॉम्ब के नीचे तबाह होगा या हम अपने मामलात को आपस में बात करके रिजॉल्व कर सकते हैं। पाकिस्तान ने एक अच्छा कदम किया
कि हिंदुस्तान के तमाम जहाज़ों को, जिस तरीके से कि हवाई रास्ते हैं जिनके, उनको बंद कर दिया, एयर स्पेस को ब्लॉक कर दिया। मेरे ख्याल में बड़ा वाजे कर देना चाहिए कि ये एयर स्पेस उस वक्त तक ब्लॉक रहेगी जब तक कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मसाइल, खासतौर पर पानी के, हम आपस में बाहमी तौर पर रजामंदी के साथ उनको हल नहीं कर लेते। ये वाजे कर देना चाहिए। इंडियन एयरलाइंस, सॉरी एयर इंडिया, जो कि उनकी इंटरनेशनल और बड़ी कंपनी है, टाटास की है, वो बिल्कुल बैंकरप्सी के करीब पहुंची हुई है। 2008 का अमेरिका का अगर आप देखें, उनका जो रिसेशन था, जिसे डीप रिसेशन कहते हैं 2008 का, उसके अंदर 3 बड़े बैंक थे जो कि बैंकरप्ट हुए। उनमें से एक आज बचा लिया गया, बाकी 2 जो थे मेरे ख्याल में वो डाउन गए, खत्म हुए। उनकी एक दुनिया भर में रिसेशन का मामला आया। तो जब इतनी बड़ी इकोनॉमीज के अंदर इतने बड़े एंटरप्राइजेस, फॉर एग्जांपल इंडियन एयरलाइंस या कोई और टाटा मिसाल के तौर पे, जो वो डाउन होते हैं तो पूरी इक्तसादियात डाउन होती है। एक और चीज याद रखें, आजकल के जमाने में जंगें शुरू तो मिलिट्री से होती हैं, लेकिन बहुत जल्दी इक्तसादी लेवल पे चली जाती हैं। ये दुनिया ने एक रास्ता, नया रास्ता देखा है, ढूंढा है। कुछ फायदे हासिल करना चाहेंगे जो परमिटेड नहीं है, नहीं हो सकते। खास तौर पर चिनाब का पानी ब्यास में नहीं डाला जा सकता। पाकिस्तान को सिर्फ यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस करके उसको सेंसिटाइज करने की जरूरत नहीं है। जो भी पॉसिबल और अवेलेबल मींस है, वरना इसका जो अंजाम है वो बहुत ही भयानक हो सकता है। पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा, पाकिस्तान उड़ा के रख देगा उस जगह को जो कि पाकिस्तान के लिए कोई कैनाल या किसी किस्म की कोई चीज बना के दे। ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान इसको इजाजत दे। शहजाद भाई साहब, कतर कलामी की माजरत, जैसे भी आपने कहा कि सेमिनार्स नहीं, आप अपने प्रोसीजर्स लें। पाकिस्तान असालसी अदालत में भी मौजूद है, इंटरनेशनली भी जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, वो भी इस पे बात करते हैं, इंसानी हुकूक काउंसिल तक भी मामला पहुंचा हो। लेकिन क्या पाकिस्तान पानी के दिफा के लिए कानूनी सिफारती जो चैनल्स हैं, हम उनको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं? इंटरनेशनल लेवल पर रजिस्टर करवा पा रहे हैं? हम करवा चुके वहां एनफ, ये सिर्फ अब इन 2 पार्टीज ने एडजस्ट करना है, इसके लिए सरकार क्या? जी, सबसे बड़ी जरूरत होती है कि 2 पार्टीज आपस में एग्री करें कि हम ये मामला किसी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल में लेके जाएंगे। जब तक दोनों तरफ एग्री नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो मामला नहीं जाएगा। पाकिस्तान को बड़े प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना है। उसके अंदर रूस भी है, उसके अंदर चीन भी है, उसके अंदर अमेरिका भी है। जब तक इन 3 कैपिटल्स को आप इन्वॉल्व करके इस मामले के हल की तरफ या जोर लगा के इंडिया को होश दिलाने की कोशिश नहीं करेंगे, देखिए अदरवाइज बहुत वाजे है। हमने कह दिया ना, हमने कह दिया 4 रेड लाइंस, न्यूक्लियर मारेंगे हम, और किस किस्म का न्यूक्लियर मारेंगे इसकी हमें कोई नहीं है। वाजे होना चाहिए। उस कदम से बचने के लिए पाकिस्तान को इन 3 कैपिटल्स में जाके बात करनी है। जो छोटे मोटे आर्बिट्रेशन काउंसिल्स वाला जो मामला था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये अब चीजें खत्म हो गई हैं। जब एक साइड ने कह दिया कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, सस्पेंडेड है, एक्सेप्टेड अपनी जगह पे मौजूद नहीं है, तो वो कोई रास्ता नहीं रहेगा। वैलिड पॉइंट। हसन निसार साहब, भारत से धमकी आई कि एक कतरा भी पाकिस्तान नहीं जाएगा, और मोदी और उसकी हुकूमत की इस पे खामोश तायद रही है। ये भारतीय अवाम को गुमराह करने के लिए एक लगाया गया सियासी नारा है, या आइंदा की भारतीय हिकमत अमली को वाजे कर रहा है? हिकमत अमली का लफ्ज़ आपने गलत इस्तेमाल किया है, इसमें हिकमत शामिल है। बहरहाल, अगर तो जियोपॉलिटिकल से आपकी मुराद है जिंदगी जीने से जियोपॉलिटिकल तो सवाल ठीक है, वरना जियोपॉलिटिकल का खाता अभी भी बहुत लंबा और पूरे कुर्रा अर्ज़ पे मुहित है। अच्छा, पानी वाला पंगा तो किस्सा ही कुछ और है। माजी की आपकी पैदाइश से पहले एक यादगार पाकिस्तान की पंजाबी फिल्म है, जो मेरा ख्याल है शहजाद भाई तक तो पता होगा, बाकी कम से नहीं आपकी तरह। उस फिल्म का नाम था सस्ता खून ते महंगा पानी। ये अपने वक्त की सुपर हिट फिल्म। हमारे यहाँ ये फिल्म देखो तो पता चलेगा कि पानी के लिए खून लेना और देना ये हमारे देहातों तक का कल्चर है। ये याद रखना, ठीक है? अच्छा, अब अगर ऐसा होता है तो मोदी साहब को ये फिल्म दिखानी भी पड़ेगी, समझानी भी पड़ेगी। बट पर्सनली आपने उन पे हिकमत का बहतान लगाया है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो ब्लैकमेल कर रहा है या ब्लफ करने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबली भी बहुत तयशुदा बात है, जो जिस आप मुआदे का हवाला दे रहे हो, तो अगर इस हद तक जाएगा तो फिर पाकिस्तान किसी भी हद तक जाएगा। सीधी सी बात है। अव्वल तो ये ब्लफ है, ब्लैकमेलिंग कह लो, ब्लफिंग कह लो, जो भी कह लो। मेरा नहीं ख्याल कि
अगर वो एक पागल है या उसके साथ 4-6 और पागल होंगे तो सारे के सारे पागल होंगे। वो कहेंगे नहीं, ये पंगा बहुत महंगा पड़ेगा, चूँकि हमारी रगों में है सस्ता खून तो महंगा पानी। ठीक, बस ठीक हो गया। आमिर अहमद खान साहब, ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात अगर हम देखें, अस्करी और सफारती तौर पर पाकिस्तान ने एक्सेल किया है, अपना लोहा मनवाया है। आलमी अदालतों के ऊपर एक कमेंट अभी इंटरनेशनल फोरम्स पे शहजाद साहब ने भी दिया कि हमने वहाँ काफ़ी टाइम लगाया चीज़ें, मगर पाकिस्तान को कुछ हासिल हुसूल नहीं हुआ। मगर आलमी अदालतें या सफारती महाज है, क्या पाकिस्तान वो सलाहियत रखता है वहाँ भारत को शिकस्त देने की? 2-3 सुपर पावर्स हैं, वहाँ जाके बात करने की जरूरत है, या फिर भारत हमें उस जगह ले जाना चाह रहा है जहां पाकिस्तान खुद कह रहा है हमारी रेड लाइन है और फिर हम किसी भी हद तक जाएंगे? अच्छा, आलमी जो भी मैकेनिज्म होते हैं ना इस तरह के मुआहदे जो होते हैं उनको डिफेंड करने के लिए, वो हमने तारीखी एतबार से देखा है कि वो कभी भी मौसर, एक हद से ज्यादा मौसर नहीं होते। खासतौर पर अगर एक ताकतवर फरीक इन मुआहदों का जो है वो अगर इस बात के ऊपर डट जाए कि नहीं उसने कुछ करना है, तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। देखिए JCPOA आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है किस तरह से यूनिलैटरली इसको खत्म करके ईरान के ऊपर हमला किया गया, सिर्फ इस वजह से कि अपनी ताकत पर घमंड था अमेरिका को, और वही अब हमें भारत में भी नजर आ रहा है। लेकिन अच्छा, इसी सूरत हाल में आपने पहले भी 1-2 दफा ये सवाल किया कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है। हमने न्यूक्लियर ऑप्शन की बात की, हमने और भी चीजों का जिक्र किया। मैं यहाँ पर एक सवाल उठाना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क को जिसने अपनी ज़राअत पर तवज्जो दिया और उसको डेवलप किया है, अगर आप उसको देखें तो सबसे पहली चीज आपको क्या नजर आती है कि जितने यूनिट अनाज वो मुल्क जो है आज से 20 साल पहले वो 100 लीटर में उगाता था, उतने ही यूनिट अनाज या उससे भी ज्यादा वो आज सिर्फ 20 लीटर में उगा रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स इस्तेमाल करके। तो मैं ये सवाल यहाँ पर उठाना चाहता हूँ कि हमने अपनी ज़राअत के लिए क्या किया। देखिए, ये न्यूक्लियर ऑप्शन वगैरह की बात करना बहुत आसान होती है ऐसा, बट डू यू एक्चुअली सी देम प्लेइंग आउट? वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आप ले लें, फर्ज करें कि जो भारत आज जितने भी अपने प्रोग्राम बना रहा है और जितने भी उसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ये इस नियत से वो बना रहा है कि पाकिस्तान में पानी का एक कतरा भी ना जाए, फर्ज कर लें कि वो मुकम्मल हो जाते हैं वो सारे के सारे, आपका ख्याल है इस खित्ते के अंदर जौहरी जंग शुरू हो जाएगी उसके बाद? और अगर वो हो गई तो उसका नतीजा क्या होगा? सो आई थिंक कि इसके लिए अगर आप एक वाइबल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपनी ज़राअत पर तवज्जो दें। ये जो गन्ना होगा कि हमने बेड़ा गर्क किया हुआ है अपनी ज़राअत का, सिर्फ इसलिए कि 80 से 90 शुगर मिलने हैं यहाँ पे जिनका पेट भरना जरूरी है, चाहे उसका इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल डैमेज या एग्रीकल्चरल डैमेज जो है वो कुछ भी हो, जरा इसके ऊपर तवज्जो दें, नजरसानी करें, मॉडर्नाइज करें अपने एग्रीकल्चर को। हमने जब इंडिया ने हमारे पर पहलगाम के बाद हमला किया तो वो 4 दिन की जो जंग थी, क्या हमने न्यूक्लियर ऑप्शन उसके अंदर इस्तेमाल किया? नहीं, हमने ऑल्टरनेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी के जरिए उसको शिकस्त दी। क्या यही अप्रोच हमारी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए कि हम अपनी ज़राअत को इतना ज्यादा मजबूत कर लें? आमिर अहमद खान साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है अपनी ज़राअत को लेकर, इवन रिसर्च से लेकर इनोवेशन की तरफ जाने पर। मगर जो असल हमारा मामला हमसाये के साथ है, जहाँ वो हमारा पानी एक मुआहदे के नीचे रोक कर बैठा है, इन दो को आपस में तो किसी तरीके से नहीं कंपेयर किया जा सकता है। एब्सोल्युटली किया जा सकता है आयशा, कि वो थ्रेट का लेवल जितना ज्यादा होगा, अगर इस वक्त जिस तरह से आप पानी बहाव ज़राअत कर रहे हैं अगर वही रहेगी तो वो उस पानी का छोटा सा हिस्सा भी अगर भारत रोकेगा तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। अगर आप अपनी ज़राअत को मॉडर्नाइज कर लें तो फिर भारत को जितना पानी हमें एक्चुअल नुकसान पहुंचाने के लिए जितना पानी रोकने की जरूरत होगी, शायद उसके अंदर वो सलाहियत ही ना हो, शायद उसके अंदर वो काबिलियत ही ना हो, शायद उसको ऐसा करने में 20-25 बरस और ज्यादा लग जाए। तो मेरा ख्याल है कि अपने घर के ऊपर तवज्जो देना। साहब, हम ऑलरेडी 14 टॉप 14 में हैं, पानी जिनके पास खत्म हो रहा है। आप बिल्कुल ठीक बात उस पर कह रहे हैं, लेकिन हम ये इजाजत तो नहीं दे सकते कि एक मुआहदे के नीचे उस मुआहदे को होल्ड करते हुए हमारे पानी को रोक लिया जाए। सिविलाइजेशन या दुनिया तो ग्रो ही पानी के सर पे करती है। आयशा, बिल्कुल हम इजाजत नहीं दे सकते, लेकिन हम इसको अपनी नालायकी और अपने निकम्मेपन का बहाना भी नहीं बना सकते। तभी तो एक सवाल था कि हम इंटरनेशनली कभी अचीव क्यों नहीं कुछ कर पाए? जब हम मुआहदे करते हैं तो हम क्या अच्छी वकालत नहीं कर पाते उनकी? मैं
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है आशा। ये अपर राइपेरियन स्टेट्स जो होती हैं जिनके पास पानी के ओरिजिन का कंट्रोल होता है, हाँ। वो सारी दुनिया के ऐसे अंदर behave जो करते लोअर राइपेरियन स्टेट होती हैं उनके ऊपर उनकी एक ठीक है। बर्तरी होती है और उसको डील करने के तरीके आपको सोचना होता है। ठीक हो गया। शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नहीं पता चलेगा ना कि कितना पानी कम कर दिया जाए तो फिर भी पाकिस्तान को अपनी ज़राअत बेहतर करके जिंदा रहने में पॉसिबल होगा। या तो ये अगर फिगर पता लग जाए ना कि इतना पानी है, हिंदुस्तान जब तक बंद कर लेगा वो तो ठीक है। हुकूमतें, रियासतें अपने रेड लाइंस मुतय्यन करती हैं। हमें 4 दिन की जंग में न्यूक्लियर स्टे नहीं करना पड़ा क्योंकि हमें न्यूक्लियर की जरूरत नहीं पड़ी, हमने उसके बगैर जवाब दे दिया। बिल्कुल तो ठीक इसमें भी बात ऐसी ही होगी, लेकिन ये नहीं है कि जाती पहले दिन उसके ऊपर एटम बॉम्ब मारे, अगर जरूरत होगी तो मारेंगे। वैलिड पॉइंट। गुफ्तगू यहाँ पे रोकेंगे, ब्रेक लेना है, लेकिन एक और अहम मामला है। यहाँ बात हो रही है कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। पाकिस्तानी हुकूमत या रियासत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा इसकी पैदाइश से लेकर अब तक 38 बार उस चैलेंज से निमटने की कोशिश की गई और हम नाकाम रहे हैं। क्या अब कामयाब हो पाएंगे? इस ब्रेक के बाद गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में सिविल सर्विस इस्लाहात का मामला महज एक पॉलिसी बहस नहीं बल्कि एक तवील और मुसलसल नाकामी की दास्तान है। हुकूमत एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी की तश्कील नौ की कोशिश कर रही है। इस मकसद के लिए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में कायम आला इख्तियाराती कमेटी ने एक जामे इस्लाहाती ब्लू प्रिंट तैयार किया है जिसे हालिया बरसों में सबसे मुकम्मल मंसूबा करार दिया जा रहा है। ताहम ये पहला मौका नहीं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक सिविल सर्विस इस्लाहात के लिए पाकिस्तान में अब तक करीबन 38 कमीशन और कमेटीज कायम की गई हैं। 1948 के जस्टिस मुनीर कमीशन से 2021 में डॉक्टर इशरत हुसैन के इस्लाहाती पैकेज तक करीबन हर हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात की तजावीज़ और कोशिशें की, लेकिन इनमें से बेशतर रिपोर्ट्स या तो सर्द खाने की नज़र हो गई या इन पर अमल दरामद ही नहीं हो सका। दिलचस्प अमर यह है कि इन तमाम इस्लाहाती कोशिशों में तकरीबन यकसा मसाइल और एक जैसी ही तजावीज़ सामने आती रही हैं। इनमें सीनियरिटी के बजाय कारकर्दगी की बुनियाद पर तरक्की, माहिरीन को निज़ाम का हिस्सा बनाना, भर्तियों और तरबियत के निज़ाम को बेहतर करना, पेशा वराना ग्रुप्स की तश्कील नौ, इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकली जैसे इस्लाहात शामिल हैं। मगर अफसोसनाक बात यह है कि तजावीज़ हमेशा तजावीज़ की हद तक ही रह जाती हैं। मौजूदा इस्लाहाती कमेटी ने भी एक नया मॉडल स्मार्ट सिविल सर्विस का तस्वुर पेश किया है जिसमें स्पेशलिस्ट मॉडल, KPIs पर मबनी कारकर्दगी, CSS इम्तिहान में इस्लाहात, पेशा वराना क्लस्टर्स का क़याम और डिजिटलाइजेशन जैसे इक़दामात शामिल हैं। मगर माजी की तरह इस बार भी असल चैलेंज तजावीज़ नहीं है बल्कि इन पर अमल दरामद है। माहिरीन के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी की इदारा जाती मुज़ाहिमत, कानूनी पेचीदगियाँ, सियासी क़यादत का गैर मुस्तकिल अज़्म और हुकूमतों की बार बार तब्दीली वो बुनियादी वजूहात हैं जिन्होंने हर इस्लाहाती कोशिश को नाकाम या तात्तुल का शिकार बनाया। यही वजह है कि बेहतरीन मंसूबे भी फाइलों तक महदूद होकर रह गए। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या मौजूदा हुकूमत इस तारीखी जमूद को तोड़ पाएगी या कोशिश भी कर पाएगी या माजी की तरह महज एक दस्तावेज बनकर रह जाएगी। इसी पर सवाल रखेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार तब्दीली आ पाएगी। ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात 1948 से अब तक 38 बार नाकाम कोशिश, अब हुकूमत का स्मार्ट सिविल सर्विस मॉडल लाने का फैसला, क्या अब की बार मुमकिन हो पाएगा? जैगम साहब। जो एहसन इकबाल साहब हैं ये अपनी वालदा की दुआओं की वजह से वज़ीर हैं, वरना इनसे ज़्यादा मासूम सियासतदान पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में नहीं आया। कुछ 13 साल से तो कम से कम ये सिविल सर्विस रिफॉर्म को लगे हुए हैं। यानी मुस्लिम लीग के दौर में सिविल सर्विस रिफॉर्म, इस घर में ये बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता। देखिए पाकिस्तान जो है अंग्रेज़ सियासतदान को देकर नहीं गया था, अंग्रेज़ स्टेट एलीट को देकर गया था, सरकारी मुलाजमीन को देकर गया था। पाकिस्तान के जो सबसे मारूफ सोशियोलॉजिस्ट हैं ना पाकिस्तान की तारीख के, उनका नाम है हमजा अलवी। पूरी दुनिया में उनका एक कंसेप्ट बड़ा मशहूर है, सैलरिएट, तनख्वाह लेने वाले। तो पाकिस्तान की हुकूमत शुरू से आज तक तनख्वाह लेने वालों के पास है और पेंशन लेने वालों के पास है। असल ताकतवर मुस्लिम लीग के दौर में क्या होता है? मुस्लिम लीग के दौर में तो सिविल सर्विसेज का मार्शल लॉ होता है। आपने देखा नहीं कल हम क्या गुफ्तगू कर रहे थे, पंजाब में क्या बिल लाया गया है कि हर डिप्टी कमिश्नर जो है वो रंजीत सिंह होगा अपने ज़िले का।
वो तो वैसे ही रंजीत सिंह बन जाता है जब इनकी हुकूमत आती है। तमाम सियासतदान जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी के मातहत हो जाते हैं सिवाय शाही खानदान के। पूरा मुल्क चलाती ब्यूरोक्रेसी है, तो ब्यूरोक्रेसी अपने गले में फंदा डाल के जो है वो पंखे से लटक जाएगी। जिन ताकतों पर वो मौजें कर रहे हैं, जो वो मजे उठा रहे हैं, वो खत्म कर देंगे। आप आज के कल के अखबार तो उठा के देखें, ये बोर्ड की मीटिंग्स के नाम पे ब्यूरोक्रेट्स को क्या मिल रहा है। वो तो करोड़ों रुपए उनको दे रहे हैं, उनके मजे किए जा रहे हैं, उनके माला माल उनको किया जा रहा है, और वो कहेंगे नहीं सारे रिफॉर्म। तो आप कह रहे हैं कि 38 के बाद 39 बार भी कुछ नहीं कर होगा। दो। ठीक जी बिल्कुल नहीं, मुझे जीरो उम्मीद है, लेकिन साथ ही मैं आपको ये बता दूं, ये मुल्क चल ही नहीं सकता, इस मुल्क की मईशत चल ही नहीं सकती जब तक कि आप गवर्नेंस को रिफॉर्म ना करें। और गवर्नेंस के रिफॉर्म का पहला मतलब सिविल सर्विस रिफॉर्म है। ठीक हो गया। सिर्फ आखिरी में एक फिगर आपको दे दूं, देखिए IMF ने कहा कि आप गवर्नेंस के रिफॉर्म करेंगे तो 6% GDP हर साल बढ़ जाएगी, जो बनती है $24 बिलियन, यानी 7 ट्रिलियन रुपए हर साल पाकिस्तान की मईशत में आएंगे। लेकिन ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। शहजाद चौधरी साहब, 38 कमीशन और कमेटियां तो काम नहीं कर सकी, अभी ब्यूरोक्रेसी की मुजाहिमत ये है ही उनके लिए। निज़ाम पर ज़ैगम साहब ने बात की है, एक कमज़ोर या गैर संजीदा सियासी क़यादत का भी ऑप्शन आता है जिन्होंने इनसे काम लेना है। अब ये फरमाइएगा कि बड़ा फैक्टर क्या है, या फिर ये मजमूई तौर पर मुसलसल नाकाम रियासती ढांचा बन चुका है? आयशा, एक तो जो प्लान किया है ना उन्होंने, सर्विस को रिफॉर्म करना, यानी ये अपने तौर पे कायम रहेगी, हम इसको बेहतर करेंगे सर्विस को, यानी ये सिविल सर्विस का जो निज़ाम है ये कायम रहेगा। सबसे बड़ा फेलियर यहाँ पे है, इसको ही हटा के खत्म करना है। सर्विस में रिफॉर्म नहीं करना, गवर्नेंस में रिफॉर्म करना है। तो सबसे पहली जो उसके अंदर जो उनको तब्दीली करनी चाहिए वो गवर्नेंस का रिफॉर्म लेके आना है। अब गवर्नेंस के लिए क्या जरूरी है, मैंने अगले दिन प्रोग्राम में कहा था 3 चीजें होती हैं। सियासतदान विजन पेश करता है, या जो भी लीडर होता है विजन पेश करता है, जो उसके बाद अगला जो उसका डेप्टी होता है जो कि एक ब्यूरोक्रेट होता है, वो उसको पॉलिसी में कन्वर्ट करता है, उस विजन को समझते हुए पॉलिसी बनाता है, फिर प्लान बनाता है और फिर इंप्लीमेंट करता है। ये सारे का सारा काम ब्यूरोक्रेट करता है। वो दिमाग जो कि किसी की विजन को समझ सके, उसको पॉलिसी में कन्वर्ट करके फिर उसको प्लान बना के इंप्लीमेंट कर सकें, उस तरह के लोग चाहिए। उस तरह के लोग नौकरी में से नहीं निकलते। आपको बेस्ट दिमाग चाहिए, बेस्ट दिमाग प्राइवेट सेक्टर से भी चाहिए और जो पब्लिक सेक्टर में लोग हैं उनसे भी चाहिए। तो जितना आपने इतना बड़ा एक हुजूम रखा हुआ है सिविल सर्विसेज, इनको खत्म करना पड़ेगा। इनमें से सिर्फ वो लोग, चंद मादूद है वो लोग ऊपर आए जो कि इस काबिल हैं कि जो किसी की जहन को समझ सकते हैं, या इस काबिल हैं कि पॉलिसी बना के उसके ऊपर अमल पैरा हो सकते हैं। फाइनल एक और चीज, क्योंकि इस टाइम कम है आज आपके पास, देखिए उन्होंने कहा स्मार्ट सिविल सर्विस होगी, ये स्मार्ट सर्विस बनाएंगे हम। स्मार्ट सर्विस का सिर्फ एक कुलिया है, जितनी सर्विसेज हैं जिनका ताल्लुक अवाम से है, जितनी भी हैं, इन सबको ऑटोमेट कर दो। कोई इंसान का हाथ किसी चीज में आए ही ना, ऑटोमेशन डाल दो इन चीजों को। आप जब ये कर देंगे तो सिर्फ फिर एक रेड टेपिज्म रह जाएगी, और रेड टेपिज्म वो उसके बराबर फिर वो उनकी जिम्मेदारी होगी उन दिमागों की जो कि आएंगे और इस चीज को समझ के। ये तरीका है आगे बढ़ने का। अब हमारे पास वो लोग हैं, उस किस्म के दिमाग हैं, उस किस्म के लीडर हैं जो विजन रख सकते हैं। देखिए ये होगा फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, ये होगा रिफॉर्म जो कि आना चाहिए। ये सर्विस को रिफॉर्म करने का तो कोई तरीका नहीं है, गवर्नेंस को रिफॉर्म करना चाहिए। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। हसन निसार साहब, क्या स्मार्ट सिविल सर्विस वाकई गेम चेंजर हो सके, या फिर एक और नजरियाती और ख्याली मॉडल ही साबित होगा? देखें, ये मेरी किताब है, इसका कॉलमों का मजमूआ है जिसका पहला एडिशन 2012 में शाया हुआ। अब तक पता नहीं कितने हो चुके हैं। इसका उन्वान है बीबी, बाबू और बेबस अवाम। ये है आपके सवाल का जवाब। लफ्ज़ों में सुनना है तो वो ये है कि जब तक इस मुल्क की आजमूदा सियासी झोंकों से अवाम की और पाकिस्तान की जान नहीं छूटती, अवाम की ज़िंदगियाँ आसान नहीं हो सकती। उल्टे लटक जाओ। हर हवाले से हर कोशिश जो प्रो अवाम होगी बुरी तरह नाकाम होगी, क्योंकि ये सब कुछ लिप सर्विस के अलावा कुछ भी नहीं होता। ये पूरी किताब जवाब है। इसका उन्वान काफ़ी है, बीबी, बाबू और बेबस अवाम।
अब पिछले सवाल के जवाब मैं उस पर तबसरा करना चाहूँ। रूमी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने बात की है, नाम उन्होंने वो टर्म मेंशन नहीं की, स्प्रिंकलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। जी आमिर साहब, 80s में आई वॉज वर्किंग फॉर अ सऊदी कंपनी जिन्होंने सऊदी अरेबिया को वीट में हजारों एकड़ राजी थी, अलेमार ग्रुप उसका नाम था, सेल्फ सफिशिएंट किया वीट में। स्प्रिंकलर सिस्टम का मतलब समझते हो? वो अब तरक्की करके यहाँ तक आ गया है कि जिस पौधे को जितने कतरे पानी चाहिए उतना मिलता है। बिल्कुल दुरुस्त है सर, बिल्कुल। उस वक्त ये नहीं था। स्प्रिंकलर से वहां अलेमार ग्रुप के हजारों एकड़ मुरब्बे, खत्म ही नहीं होता था, शहर था पूरा, अल खर्ज जगह का नाम था। बिल्कुल। उसके बाद वो हमारे साथी हमारे थे जर्मन्स, चूंकि उनकी थी वो हार्वेस्टर्स और बाकी अमेरिकन। उसके बाद उसमें ये तरक्की हुई कि अब जो अक्लमंद है ना, डंगर नहीं है, वो पानी को इस्तेमाल इस तरह करते हैं जैसे बंदे को जितनी भूख है वो खाता है ना, बिल्कुल सही। जितनी प्यास जिस पौधे को है वो उतना पानी पिएगा। बहरहाल ये माय कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दुरुस्त हो गया। आमिर साहब कॉम्प्लीमेंट आ गया है। आमिर साहब, ब्यूरोक्रेसी की इदारा जाती मुजाहिमत हो या सियासी क़यादत का गैर मुस्तकिल अज़्म, या फिर कहा जाता है कि सियासी इस्तेहकाम नहीं रहा, बार बार हुकूमतें बदली, ये रीजंस दिए जाते हैं। अब बज़ाहिर हुकूमत स्टेबल है, वन पेज पर है, अस्करी खारजी कामयाबियों का सेहरा पहना हुआ है, तमाम ग्रीन फ्लैग्स मौजूद है। क्या अब कोई रीज़न रह जाता है कि ये हम गिने फिर बैठ के कि 39 कोशिशें हो गई या 40 कोशिशें हो गई? एक बड़ा बुनियादी वजह अभी भी बाकी है आशा, और वो ये कि अगर ड्राइवर निकम्मा हो ना, तो आप उसको रोल्स रॉयस में बिठा दें या लैम्बोर्गिनी या फेरारी में बिठा दें, वो कोई ना कोई झांकी मारेगा। सिद्धार्थ चौधरी साहब ने अभी ऑटोमेशन का जिक्र किया ना, यहाँ बरतानिया में मेरा जो सरकार के साथ कोई काम होता है ना, लाइसेंस बनवाने से लेके पासपोर्ट तक, यहाँ प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, कोई भी मेरा काम जिसके अंदर किसी तरह से सरकार इन्वॉल्व है, मुझे आज तक मुझे कितना आपको 20 साल होने वाले हैं यहाँ पर, मुझे आज तक कभी किसी सरकारी एहलकार से बात करने की जरूरत नहीं पड़ी है। वो सब कुछ ऑटोमेट हो जाता है। उसकी बहुत बड़ी कीमत है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है, और वो कीमत ये है कि जब आप चीजों को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ऑटोमेट कर देते हैं ना, तो वहां पर आपके खाते खत्म हो जाते हैं। ये इंसानों के ऊपर जो इन्हिसार है, ये हमारे हुक्मरानों की ख्वाहिश इसलिए है कि इस इन्हिसार की वजह से वो खुद अपने आप को कानून से बालातर और मुबर्रा रख सकते हैं। और अब जब तक वो ये सहूलत छोड़ने को तैयार नहीं है ना, तब तक आप छोड़ गए। आप सिविल सर्विस का नाम बदल दें, 4 दफा तो नाम बदला गया है के अंदर, आप उनकी प्रमोशन पॉलिसीज में जो मर्जी तब्दीली कर दें, आप उनको स्मार्ट की बजाय आप उनको आइंस्टाइन कहना शुरू कर दें, कुछ बदलने वाला नहीं है जब तक हुक्मरानों का माइंडसेट जो है वो नहीं बदलता। टोटली अग्रीड विद आमिर साहब आपसे कि अभी तक पाकिस्तान में वैसे जदीद स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिव, AI, ये इस्लाहात पहुंची हैं। जिस दिन समझ आ गई कि इनके ज़रिए कोई निज़ाम कैसे बना के एफिशिएंटली डिलीवर कर सकता है, यकीन आ जाएगा कि वाकई इस्लाहात हो सकती हैं। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।